तीन तलाक क्या है? क्या ये आज भी मान्य है? और क्या सिर्फ 3 बार तलाक बोल देने से, चाहे वो आमने सामने हो या फोन पर, सच में शादी खत्म हो जाती है? क्या सच में एक झटके में सारे रिश्ते टूट जाते हैं? आइए आज इसी कानूनी उलझन की असली सच्चाई को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीबी लीगल माइंड, जहां हम आपको सही सोच, तेज बहस और मजबूत रणनीति के साथ सिस्टम का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं 3 तलाक यानी तलाक़े बिदत की ज़मीनी हकीकत के बारे में, और समझेंगे कि जब अचानक ऐसी स्थिति सामने आए तो घबराने के बजाय सही रणनीति कैसे अपनानी है। बिल्कुल। और ये विषय ना आज के समय में इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि कानून के किताबों में क्या लिखा है और असल जिंदगी में हमारे गली मोहल्लों में क्या चल रहा है, इन दोनों के बीच में एक बहुत गहरी खाई है। हाँ, वो तो है। जानकारी की कमी के कारण लोग आज भी उस डर में जी रहे हैं जिसका कानूनी रूप से कोई वजूद ही नहीं है। यही सबसे बड़ा दर्द है ना। चलिए इस पूरी चर्चा को बिल्कुल जमीन से शुरू करते हैं, एक आम घर की कहानी से। मान लीजिए किसी मोहल्ले में, आस पड़ोस में एक आम दिन है। पति पत्नी के बीच किसी बात पर मामूली सी कहासुनी हो जाती है। बात बढ़ती है, दोनों का ईगो बीच में आ जाता है, गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है और अचानक पति अपना आपा खोकर या तो सबके सामने चिल्लाकर या फिर आज के इस डिजिटल जमाने में ना सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करके या फोन कॉल पर 3 बार कह देता है तलाक तलाक तलाक। जी, जरा सोचिए, उस एक पल में उस घर का माहौल क्या होता होगा। देखिए उस पल वहां ना एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। और सच कहूं तो वहीं से भ्रम और डर का सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। वो सिर्फ 3 शब्द नहीं होते। तो क्या होते हैं? वो सामने वाले इंसान की पूरी दुनिया को एक झटके में ढा देने का एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला होता है। हाँ बिल्कुल। और जो महिला इसे सुनती है ना, उसके तो हाथ पैर ही फूल जाते हैं। उसके मन में सबसे पहला डर यही आता है कि बस अब तो सब खत्म हो गया। सही कहा। मेरी शादी टूट गई, अब इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे मायके वाले क्या कहेंगे, और सबसे बड़ी बात, अब तो मेरा नया निकाह भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और ताज्जुब की बात देखिए, कई बार उस महिला के खुद के परिवार वाले, उसके माता पिता भी यही मानकर बैठ जाते हैं कि बेटी अब तो फैसला हो गया, जो होना था हो गया। और यही वो मोड़ है जहां समाज सबसे बड़ी और सबसे घातक गलती कर बैठता है। देखिए, जमीनी हकीकत और कानूनी हकीकत में यहां आसमान और जमीन का फर्क है। अच्छा। हाँ, आज के समय में अगर कोई व्यक्ति इस तरह अचानक तुरंत 3 बार तलाक बोलता है तो कानून की नजर में उसकी अहमियत एकदम शून्य है। शून्य मतलब जीरो? बिल्कुल जीरो। आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए, सिर्फ मुंह से बोल देने, ईमेल करने या मैसेज में लिख देने से शादी का एक बाल भी बांका नहीं होता। शादी वैसी की वैसी मजबूती से बरकरार रहती है जैसे वो उन 3 शब्दों को बोलने से 5 मिनट पहले थी। अच्छा, इसे थोड़ा और देसी और रोजमर्रा के तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक के एटीएम में पैसे निकालने गया, उसने कार्ड मशीन में डाला लेकिन जल्दबाजी में या जानबूझकर गलत पासवर्ड डाल दिया, तो क्या होता है? मशीन पैसे नहीं देती। बिल्कुल। मशीन की स्क्रीन पर लिखा आता है ट्रांजैक्शन वॉइड, यानी रद्द। मशीन पैसे नहीं निकालती, और सबसे बड़ी बात, पैसा बैंक में पूरी तरह सुरक्षित रहता है, वो कहीं हवा में नहीं उड़ जाता। बहुत सही उदाहरण है ये। वैसे ही ये जो तुरंत 3 तलाक देने वाला तरीका है ना, ये कानून की नज़र में वो गलत पासवर्ड है। ये तरीका ही पूरी तरह से वॉइड है। शादी जहां खड़ी थी बिल्कुल वही खड़ी रहती है। एकदम सटीक बैठता है ये मुद्दा। ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि जब ये तरीका अवैध है तो समाज में ये डर अभी भी क्यों कायम है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। कई बार पति गुस्से में ये बोल तो देता है और बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि अरे ये क्या कर दिया, तो वो चालाकी से कहता है, अरे वो तो मैंने बस गुस्से में कह दिया था, या मैं तो बस डरा रहा था, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, ऐसे बहाने बहुत बनाते हैं लोग। बिल्कुल। लेकिन तब तक ना मोहल्ले में, रिश्तेदारों में बात फैल चुकी होती है। कुछ रूढ़िवादी लोग जिन्हें कानून से ज्यादा अपनी बनाई हुई पंचायत पर भरोसा होता है, वो दबाव बनाने लगते हैं। यूपी या लखनऊ के कई पुराने मोहल्लों से ऐसी दर्दनाक कहानियां सामने आती हैं जहां परिवार वाले ही दबाव डालते हैं कि अब तो मुंह से शब्द निकल गए, अल्लाह ने सुन लिया, अब तो हलाला करना ही पड़ेगा, उसके बिना इस घर में वापसी नहीं हो सकती। उफ। और यही वो हलाला का खौफनाक जाल है जो एक महिला को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है।
उसे लगता है कि अब तो वो इस गंदे सिस्टम में फंस गई है। जी, और यहाँ बहुत ही कड़े शब्दों में और पूरे आत्मविश्वास के साथ एक बात साफ कर देनी चाहिए, कोई हलाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई रिश्ता टूटा ही नहीं है। ये सब सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दबाने, उन्हें जलील करने और एक पितृसत्तात्मक सोच, जिसे हम पैट्रियार्कल माइंडसेट कहते हैं, उसका समाज पर कब्जा बनाए रखने का एक हथकंडा है। बिल्कुल सही कहा आपने। महिला उसी घर की इज्जतदार बहू है, उसी आदमी की कानूनी पत्नी है। देश का कानून पूरी तरह से एक चट्टान की तरह उस महिला के साथ खड़ा है। तो मतलब समाज में जो ये हवा बनाई गई है कि 3 शब्द बोले और 10-15 साल पुराना रिश्ता 1 सेकंड में खत्म, वो आज की तारीख में एक बहुत बड़ा सफेद झूठ है। जी, बिल्कुल सफेद झूठ है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा और बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। अगर कानून की नज़र में शादी टूटी ही नहीं, तो कानून बीच में आता कैसे है? ये पूरा बदलाव शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, इस बदलाव की जड़ें आती हैं साल 2017 में। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही ऐतिहासिक मामला आया था, जिसे शायरा बानो केस के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये काफी चर्चा में रहा था। बिल्कुल। शायरा बानो नाम की एक बहादुर महिला ने इस क्रूर प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गहराई से देखा, और जो संवैधानिक आहा मोमेंट था ना, वो ये था कि कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार की कसौटी पर परखा। मतलब राइट टू इक्वालिटी। जी, कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप किसी इंसान को महज एक सनक के चलते बिना कोई कारण बताए एक तरफा तरीके से घर से बाहर नहीं फेंक सकते। ये जो तुरंत 3 तलाक देने की प्रथा है, जिसे तलाक बिद्दत कहते हैं, ये असंवैधानिक है। ये महिलाओं के सम्मान और उनके मूल अधिकारों के बिल्कुल खिलाफ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से ही खारिज कर दिया। लेकिन बात सिर्फ कोर्ट के फैसले तक तो रुकी नहीं थी ना। इसके बाद संसद से एक कानून भी आया था, है ना? जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जमीन पर लागू करने और इसे एक अपराध घोषित करने के लिए 2019 में मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पास किया गया। ये कानून आज पूरी सख्ती के साथ लागू है। इस कानून ने ये स्पष्ट कर दिया कि किसी भी रूप में, चाहे बोलकर, लिखकर, ईमेल से, व्हाट्सएप पर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तुरंत 3 तलाक देना एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी संज्ञेय अपराध है। अच्छा, एक सेकंड, लेकिन यहाँ मुझे एक बात बहुत खटक रही है, और शायद जो लोग इसे सुन रहे हैं ना, उनके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा। जी पूछे। आपने अभी कहा कि शादी टूटती नहीं है, वो प्रक्रिया ही वॉइड है, ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। तो अगर कानून की नजर में शादी टूटी ही नहीं, सब कुछ पहले जैसा ही है, तो फिर इस 2019 वाले कानून के तहत पति को 3 साल की जेल और जुर्माने की सजा किस बात की दी जा रही है? क्या सिर्फ 3 शब्द बोलने की इतनी बड़ी सजा है? ये तो थोड़ा उलझाने वाला लग रहा है। देखिए, ये बहुत ही शानदार और तीखा सवाल है आपका। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यहीं पर आकर अटक जाते हैं कि जब कोई काम हुआ ही नहीं तो सजा किस बात की। वही तो। इसे इस नजरिए से देखिए, यहां सजा रिश्ते के टूटने की नहीं दी जा रही है। यहां सजा दी जा रही है उस क्रूर मानसिकता को, उस मानसिक प्रताड़ना को जिसे हम मेंटल हैरेसमेंट कहते हैं। अच्छा। और कानून को ताक पर रखकर एक गैर कानूनी हरकत को अंजाम देने की कोशिश को। सदियों से 3 तलाक का इस्तेमाल एक हथियार की तरह होता आ रहा था, जिसे महिलाओं को डरा कर रखा जाता था। कानून ने बस उस हथियार को छीन लिया है। अच्छा, मतलब जो खौफ और मानसिक टॉर्चर उस महिला ने झेला, सजा उसकी है। इसे आधी रात को अचानक घर से बाहर निकालने की धमकी दी जाती है। बहुत डरावना है वो। एक इंसान अपनी झूठी ताकत के नशे में चूर होकर एक तरफा तरीके से सामने वाले की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। ये कानून उस दबदबे, उस डर और उस खौफ को कायम करने की कोशिश को अपराध मानता है। समझ गए। मतलब आपने जो हथियार उठाया, भले उससे सामने वाले को चोट ना लगी हो क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट यानी कानून पहन रखा था, लेकिन आपने जो गैर कानूनी तरीके से जानलेवा हमला करने की कोशिश की, सजा उस बात की है। कोशिश ही अपने आप में एक जुर्म है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसे पकड़ा है। और यहाँ एक और दिलचस्प कानूनी पहलू है। ये कानून रेट्रोस्पेक्टिव असर भी दिखा सकता है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पुराने मामलों पर भी? जी, इसका मतलब है कि 2019 से पहले के कई मामले जहां विवाद अभी भी कोर्ट में चल रहा है या उलझा हुआ है, वो भी इसके दायरे में आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, अगर पति बहुत होशियार बनने की कोशिश करे और सोचे कि चलो शादी तो टूटी नहीं, मैं जेल जाने से भी बच जाऊंगा, और फिर वो अपनी पत्नी को घर से निकाल दे या उसका खर्चा पानी बंद कर दे, तो क्या होगा? तो महिला सीधे कोर्ट जा सकती है। वो मेंटेनेंस यानी खर्चे की पूरी हकदार है,
क्योंकि वो अभी भी कानूनी रूप से उसकी पत्नी है। तो मतलब पति दोनों तरफ से फंस गया। अगर वो सोचे कि मैंने 3 तलाक बोलकर छुटकारा पा लिया तो वो सीधा 3 साल के लिए जेल जाएगा। बिल्कुल। और अगर वो सोचे कि मैं ऐसे घर में रखूंगा लेकिन खर्चा नहीं दूंगा तो कोर्ट उसे खर्चा देने पर मजबूर करेगा। इसे कहते हैं कानून की असली पकड़। सही कहा। लेकिन अब जमीन पर एक और व्यवहारिक सवाल आता है ना, दुनिया हमेशा आदर्श तो नहीं होती। अगर मान लीजिए 2 लोगों के बीच सच में नहीं बन रही हैं, रोज के झगड़े हैं, दोनों एक छत के नीचे घुट-घुट कर जी रहे हैं, अगर कोई सच में अलग होना ही चाहता है तो फिर सही रास्ता क्या है? क्योंकि अगर सिस्टम को समझे बिना कोई भी कदम उठाया तो वो तो बेवकूफ़ी होगी। देखिए, ये एक बहुत ही परिपक्व सवाल है। भारतीय कानून के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बहुत ही सुलझे हुए, तार्किक और मान्य तरीके मौजूद हैं। असली समस्या ये थी कि लोग सही रास्ते को छोड़कर आसान और गैर कानूनी रास्ता अपना रहे थे। अगर कोई कानूनी रूप से अलग होना चाहता है तो कई वैध विकल्प आज भी मौजूद हैं। जैसे कि वो लीगल रास्ते कौन से हैं? सबसे पहला और सबसे सही तरीका माना जाता है तलाक-ए-एहसन। ये सबसे शांतिपूर्ण तरीका है। इसमें पति सिर्फ एक बार, और वो भी महिला की पाकीज़गी के दिनों में तलाक बोलता है। सिर्फ एक बार? जी। और इसके तुरंत बाद पति पत्नी अलग नहीं होते, बल्कि 3 महीने का एक समय शुरू होता है, जिसे इद्दत का समय कहते हैं। मतलब? तुरंत फैसला नहीं होता। ये 3 महीने का इंतजार क्यों रखा गया है? इस 3 महीने यानी लगभग 90 दिन के पीछे बहुत गहरा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। अच्छा। पहला कारण तो बायोलॉजिकल है। ये सुनिश्चित करना कि महिला गर्भवती तो नहीं है, ताकि आने वाले बच्चे के कानूनी और भरण पोषण के अधिकार सुरक्षित रहें। बहुत लॉजिकल है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण मनोवैज्ञानिक है। ये 3 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। इस दौरान दोनों अलग तो रहते हैं, लेकिन ये समय होता है सोचने का, दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्गों के बैठकर बात करने का। मतलब एक चांस दिया जाता है रिश्ते को बचाने का? बिल्कुल। अगर इस दौरान दोनों को लगे कि अरे गुस्से में गलत फैसला हो गया था और वो वापस साथ आना चाहते हैं, तो वो सुलह कर सकते हैं। तलाक तुरंत वापस लिया जा सकता है बिना किसी नई शादी या हलाला के। ये तो बहुत ही समझदारी और इंसानियत से भरा तरीका है। इसमें वापसी की गुंजाइश है। इसके अलावा एक तरीका तलाक-ए-हसन होता है, जिसमें 3 महीने के दौरान हर महीने सिर्फ एक बार तलाक बोला जाता है। तीसरे महीने में अगर बात नहीं बनती, तब जाके वो फाइनल होता है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है, जिस पर समाज में बहुत कम चर्चा होती है, वो है खुला। ये महिला का अधिकार है। खुला? जी। अगर महिला खुद इस शादी से खुश नहीं है और तलाक चाहती है, तो वो अपनी मर्जी से रिश्ता खत्म करने की पहल कर सकती है। रुकिए, मतलब महिलाओं के पास मुस्लिम पर्सनल लॉ में अपनी तरफ से तलाक शुरू करने का अधिकार हमेशा से रहा है? बिल्कुल रहा है। समाज तो ऐसा दिखाता है जैसे सारा कंट्रोल सिर्फ पुरुषों के हाथ में है। यही तो जानकारी का अभाव है। महिलाओं के पास खुला का अधिकार है, और अगर पति पत्नी दोनों ही आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं बिना किसी झगड़े के, तो उसे मुबारक कहते हैं। अच्छा। और अगर पति जुल्म कर रहा है और तलाक भी नहीं दे रहा, तो महिला डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट 1939 के तहत सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। मतलब कोर्ट से सीधे तलाक ले सकती है? जी। इस कानून में कई आधार दिए गए हैं, जैसे अगर पति क्रूरता करता है, 2 साल से खर्चा नहीं दे रहा है या 4 साल से गायब है, तो कोर्ट महिला को तलाक दे देगा। इसको अगर मैं अपनी देसी भाषा में समझाऊं ना, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप हाईवे पर एक तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे हैं। अगर आप अचानक से 100 की स्पीड पर हैंड ब्रेक खींच देंगे तो गाड़ी पलटेगी, भयानक एक्सीडेंट होगा और नुकसान दोनों का होगा। ये है वो अचानक वाला गैर कानूनी 3 तलाक। सही बात है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे ब्रेक लगाएंगे, स्पीड कम करेंगे, यानी जो इद्दत का 3 महीने का समय है, तो सफर सुरक्षित तरीके से रुकेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि ब्रेक लगाते लगाते आपको समझ आ जाए कि रास्ता सही है और गाड़ी वापस अपनी लेन में आ जाए। कानून भी यही चाहता है कि अचानक एक झटके में रिश्ते ना टूटें। बहुत ही शानदार और सटीक तुलना है। अचानक लिए गए फैसले हमेशा तबाही लाते हैं। कानून और समाज दोनों को किसी भी बड़े बदलाव को स्वीकार करने के लिए समय की जरूरत होती है। चलिए, कानून की किताबें और सिद्धांत तो समझ आ गए, लेकिन जमीन पर असल में क्या होता है? ये सब कायदे कानून तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक आम इंसान जो किसी छोटे शहर या मोहल्ले में रहता है, वो इस जाल में कैसे फंसता है? ये उलझने और समाज का दबाव लोगों को कैसे तोड़ता है? देखिए, यहीं पर ना एक सही लीगल माइंड और जमीनी रणनीति की जरूरत पड़ती है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए लखनऊ के किसी आम मोहल्ले में सना नाम की एक महिला रहती है। ठीक है।
उसका पति रोज झगड़ा करता है और एक दिन गुस्से में सबके सामने 3 तलाक बोलकर सना को घर से बाहर निकाल देता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग यहाँ करते हैं वो ये है कि सना और उसका परिवार मान लेते हैं कि शादी खत्म। हाँ, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि पति इसी गलतफहमी का फायदा उठाकर दूसरी शादी रचा लेता है और बेचारी सना जिंदगी भर उसी डर, सदमे और गरीबी में बैठी रह जाती है। और वो जो हलाला वाला दबाव है, मान लीजिए सना का पति कुछ दिन बाद कहता है कि मुझे सना वापस चाहिए, लेकिन मोहल्ले वाले कहते हैं पहले हलाला करो। देखिए, ये एक बहुत ही घिनौना ट्रैप है। जैसा हमने पहले साफ किया, चूंकि 3 तलाक कानूनन वॉइड है, इसलिए शादी टूटी ही नहीं। तो हलाला का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी भी महिला पर जबरन हलाला का दबाव डालना पूरी तरह से अवैध है और ये रेप या यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकता है। सना इसके खिलाफ तुरंत कोर्ट जाकर पुलिस प्रोटेक्शन ले सकती है। और अगर पति पुलिस के सामने वो पुराना बहाना मार दे कि अरे साहब मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा वो मतलब नहीं था। अक्सर पुलिस या परिवार के सामने पति यही सफाई देते हैं कि मैं तो बस डरा रहा था। लेकिन अगर सना के पास सबूत हैं तो ये मजाक उस पति को 3 साल के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। यहीं पर मेरा एक बहुत ही जरूरी और व्यवहारिक सवाल है। जी पूछिए। दबाव में चुप बैठ जाती हैं कि अरे पुलिस कचहरी के चक्कर में कौन पड़ेगा, कानून हमारा क्या भला कर लेगा। बहुत आम बात है ये। ऐसी स्थिति में सना या उसके जैसी किसी भी महिला को अपना दिमाग शांत रखकर एक सर्वाइवल गाइड की तरह सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो घबरा गया वो सिस्टम से हार गया। एक स्टेप बाय स्टेप रणनीति अपनानी है। ठीक है। सबसे पहला कदम, हर हाल में सबूत सुरक्षित करें। अगर पति ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया है तो डर के मारे उसे डिलीट न करें, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है। अगर फोन पर बोला है तो कॉल रिकॉर्डिंग सेव करें। अगर आमने सामने बोला है और वहां कोई पड़ोसी और रिश्तेदार मौजूद था तो उन्हें गवाह के तौर पर याद रखें। बिना सबूत के कोर्ट में आपकी कहानी सिर्फ एक कहानी रह जाती है। ठीक है, मान लीजिए सना ने स्क्रीनशॉट ले लिए, लेकिन अब वो इन सबूतों का करेगी क्या? क्या सीधे कोर्ट बोर्ड लगाएगी? नहीं, सीधे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा कदम है अपने नजदीकी पुलिस थाने जाना। वहां जाकर मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 3 और 4 के तहत अपनी लिखित शिकायत दें। ये एक संज्ञेय अपराध है, जिसका मतलब है कि पुलिस को इसमें FIR दर्ज करनी ही होती है। लेकिन जमीन पर हम सब जानते हैं कि थानों में क्या होता है। क्या होगा अगर पुलिस टालमटोल करे? कई बार थानेदार कह देते हैं कि अरे बहन जी, ये तो मियाँ बीवी का घर का मामला है, आपस में बैठकर सुलझा लो, क्यों केस मुकदमे में पड़ रही हो? तब सना क्या करे? क्या निराश होकर घर लौट आए? बिल्कुल नहीं। और यही वो जानकारी है जो आम जनता को होनी चाहिए। अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है तो हमारा तीसरा कदम काम आएगा। हाल ही में जो नया कानून आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS, इसके तहत मजिस्ट्रेट को बहुत शक्तियां दी गई हैं। अच्छा। सना सीधे इलाके के मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है। मजिस्ट्रेट के पास यह कानूनी अधिकार है कि वो पुलिस को कड़ी फटकार लगा सकता है और आदेश दे सकता है कि तुरंत FIR दर्ज करो और मामले की जांच करो। मजिस्ट्रेट का आदेश पुलिस टाल नहीं सकती। बहुत शानदार। लेकिन अब यहाँ एक और बड़ी अड़चन है, पैसा। मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए वकील चाहिए। सना के पास तो खाने के पैसे नहीं है, वो महंगे वकील की लाखों की फीस कहाँ से लाएगी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि न्याय सिर्फ अमीरों के लिए है। हमारा चौथा कदम इसी का समाधान है। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारे देश के हर जिला कोर्ट में एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी DLSA का ऑफिस होता है। DLSA? जी। सना को बस कोर्ट परिसर में जाकर उस ऑफिस में जाना है, अपनी स्थिति बतानी है। ये DLSA की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो सना को बिल्कुल मुफ्त में एक योग्य वकील मुहैया करवाए। 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। सच में मुफ्त में? बस कोर्ट जाओ और DLSA का ऑफिस ढूंढो। ये तो बहुत कम लोगों को पता होता है। जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त। और अब आता है 5वां और आखिरी कदम, जो सना की जिंदगी को वापस पटरी पर लाएगा। उस मुफ्त वकील के जरिए सना कोर्ट से अपने और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस यानी हर महीने के खर्चे की मांग करेगी। हाँ, क्योंकि शादी तो टूटी ही नहीं है। बिल्कुल। जैसा हमने शुरू में समझा था, सना आज भी उस घर की कानूनी पत्नी है। पति उसे सड़क पर बेघर नहीं कर सकता। जब तक केस चलेगा और उसके बाद भी
कोर्ट पति को मजबूर करेगा कि वो सना को इज्जत की जिंदगी जीने के लिए गुजारे का खर्च दे। वाह, मतलब अगर कोई इंसान, चाहे वो सना हो या कोई भी, बस अपना दिमाग शांत रखकर ये कदम उठा ले तो वो किसी भी दबाव से बाहर आ सकता है। जी। पहले सबूत जमा करो, फिर थाने जाओ, पुलिस ना सुने तो मजिस्ट्रेट के पास जाओ, पैसे ना हो तो डीएलएसए से फ्री वकील लो और डट कर अपना हक मांगो। ये तो पूरी एक अचूक रणनीति है। यही एक लीगल माइंड की असली ताकत होती है। देखिए, अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े नजरिए से देखें तो निचोड़ ये निकलता है कि कानून को कभी भी डर की नजर से या टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। इसे एक पूरे सिस्टम की तरह समझना जरूरी है। सही कहा। चाहे कोई आम आदमी हो, कोई स्टूडेंट हो या कोई वर्किंग प्रोफेशनल, जिंदगी में जब भी कोई समस्या आए तो जल्दबाजी और घबराहट से हमेशा बचना चाहिए। जमीन पर सबसे बड़ी ताकत शोर मचाने या रोने में नहीं है। तो किसमें है? असली ताकत है शांत रहकर सही तथ्य जुटाने में, सही जगह पर सही सवाल पूछने में और बिना डरे कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करने में। जब आप प्रक्रिया को समझ लेते हैं ना, तो ये भारी भरकम सिस्टम आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए काम करने लगता है। क्या बात कही है आपने। ताकत का मतलब शोर मचाना नहीं बल्कि प्रक्रिया की समझ होना है। इस टॉपिक को समझने के बाद हमेशा की तरह जीबी लीगल माइंड की तरफ से आपके लिए एक सवाल। अगर समाज में आज भी कोई महिला या परिवार इस डर में जी रहा है कि गुस्से में बोले गए 3 तलाक से उसकी शादी टूट गई है, तो एक जागरूक इंसान होने के नाते उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? सोचकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए जीबी लीगल माइंड से। यहाँ बहुत कुछ सीख सकते हैं। जरूरत हो तो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं।